हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा और व्याकरण। इस पाठ के ज़रिए हम जानेंगे भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण क्या है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे भाषा के बारे में कि भाषा होती क्या है। बच्चों, हम सब समाज में रहते हैं। हमें आपस में विचारों और भावों का आदान प्रदान करना पड़ता है। विचारों और भावों का आदान प्रदान करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। जैसे हमारे सामने दो चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में अध्यापिका जी ने छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे। जैसे कि अध्यापिका ने पूछा, हमारे देश का क्या नाम है? छात्र ने जवाब दिया, भारत। दूसरा प्रश्न किया अध्यापिका ने कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो बच्चों ने उत्तर दिया, तिरंगा। तीसरा प्रश्न किया अध्यापिका ने कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? छात्र ने उत्तर दिया, मोर। आइए अब दूसरे चित्र की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, इस चित्र में फल वाले और ग्राहक के बीच बातचीत हुई है। फल वाले ने कहा, आइए, आपको क्या चाहिए? ग्राहक ने कहा, मुझे 2 किलो सेब चाहिए। फल वाले ने कहा, अभी देता हूँ। ग्राहक ने कहा, यह कितने रुपए के हैं? फिर फल वाले ने बोला कि 50 रुपए किलो। तो बच्चों, इन दोनों चित्रों में, पहले चित्र में अध्यापिका जी वो छात्र लिखकर और पढ़कर, तथा दूसरा चित्र जो है उसमें फल वाला वो ग्राहक बोलकर और सुनकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। अगर इन दोनों चित्रों में जो भी लोग हैं वो आपस में भाषा का ज्ञान नहीं जानते होते तो आपस में वो एक दूसरे की बात को नहीं समझ सकते थे। आइए भाषा की परिभाषा जान लें। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों को बोलकर व लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों व विचारों को सुनकर एवं पढ़कर समझता है। आइए अब बढ़ते हैं भाषा के रूप की ओर। तो बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आइए एक एक करके इन्हें विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मौखिक भाषा के विषय में। मौखिक भाषा, भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर अपने मन के भाव एवं विचार प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। यह भाषा का मूल रूप है, अर्थात ज़्यादातर ये वाली भाषा प्रयोग में आती है। जैसे भाषण देना, गाना गाना, कहानी सुनना, ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा रूप है भाषा का लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर अपने मन के भाव एवं विचार प्रकट किए जाते हैं तथा पढ़कर समझे जाते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। पत्र लिखना, समाचार पढ़ना, एमएमएस भेजना, ये सब लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अब इसमें याद रखने वाली बात है, वो जानना भी ज़रूरी है। जैसे कि कुछ लोग अपने मन की बात सिर हिलाकर या इशारे से प्रकट करते हैं। इस प्रकार की भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। संकेतों के माध्यम से की गई बात स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए भाषा का यह रूप व्याकरण में मान्य नहीं है। अर्थात कई बार हम संकेतों को माध्यम बनाते हैं अपनी बात को सुनने और समझाने के लिए, लेकिन संकेत पूरी तरह भाषा को स्पष्ट रूप नहीं देते, इसलिए व्याकरण में इसे स्थान नहीं दिया गया, मान्यता नहीं मिली हुई है। अब बढ़ेंगे हम राष्ट्रभाषा की ओर। बच्चों, जिस भाषा को किसी राष्ट्र या देश के सर्वाधिक व्यक्ति बोलते या समझते हैं उसे उस राष्ट्र या देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, इसका विश्व के अनेक देशों में भी पठन पाठन होता है, जिनमें से नेपाल, मॉरिशस, रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि प्रमुख देश हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। आइए उनके नाम भी जान लेते हैं। वो इस प्रकार हैं: हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम,
कन्नड़, असमी, मणिपुरी, बांग्ला, कश्मीरी, मराठी, उर्दू, ओडिया, सिंधी, कोंकणी, नेपाली, डोगरी, संथाली, मैथिली और बोडो, ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें संविधान में मान्यता दी गई है। अब बढ़ेंगे हम मातृभाषा की ओर। तो बच्चों, जब बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है तो वह सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है। अपनी माँ से वह जो भाषा सीखता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। अर्थात माता बांग्ला बोलती होगी तो सबसे पहला बच्चा क्या सीखेगा? बांग्ला भाषा सीखेगा। माता अगर कश्मीरी भाषा बोलती होगी तो बच्चा सबसे पहले कश्मीरी सीखेगा। अगर उसकी माता हिंदी बोलती होगी तो उसे हिंदी आएगी। माता अंग्रेजी का उच्चारण कर रही होगी तो वो अंग्रेजी सीख लेगा। इस तरह वो माँ के संपर्क में रहकर उनकी भाषा सीखता है, उसे ही मातृभाषा कहते हैं। अब हम जानेंगे बोली के विषय में। तो बच्चों, बोली साधारण बोलचाल की वह भाषा है जो किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, कुमाऊं में कुमाऊनी, गढ़वाल में गढ़वाली, हिमाचल में हिमाचली आदि। ये सब क्या है? बोलियां हैं। बोली का प्रयोग केवल बोलचाल के रूप में ही किया जाता है, इसे प्राय लिखा नहीं जाता, ये ध्यान रखिएगा। इसमें साहित्य रचना नहीं होती है। आइए बोली की परिभाषा जान लें। किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। तो ये जाना हमने बोली क्या है। अब हम जानेंगे उपभाषा क्या है। बच्चों, बोली का थोड़ा विकास होने पर उसका क्षेत्र बढ़ जाता है। ऐसे में शिक्षित वर्ग भी उसका प्रयोग करने लगता है और उसमें साहित्य निर्माण होने लगता है। स्थिति में यह उपभाषा का रूप ले लेती है। खड़ी बोली, ब्रज, मैथिली, अवधी आदि बोलियां हैं, परंतु साहित्य रचना में स्थान पाने पर ये उपभाषा बन गई है। अर्थात जिन बोलियों में साहित्य की रचना हो गई वो उपभाषा के रूप में आ गई। तो ये थी उपभाषा। अब हम पढ़ेंगे लिपि के विषय में। बच्चों, पहले भाषा केवल बोली जाती थी, इसका कोई लिखित रूप नहीं था। भाषा के महत्व को देखते हुए धीरे धीरे बोली जाने वाली ध्वनियों के लिए चिन्ह निश्चित किए गए। ये चिन्ह वर्ण कहलाए। इन्हीं की सहायता से भाषा को लिखना संभव हो सका। अर्थात भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। भिन्न भिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की गुरुमुखी, संस्कृत की देवनागरी, तेलुगु की ब्राह्मी, गुजराती की भी देवनागरी है, तमिल की तमिल लिपि है, नेपाली की भी देवनागरी लिपि है और अंग्रेजी की रोमन लिपि है। मराठी की भी लिपि देवनागरी है और जर्मन की रोमन लिपि है। उर्दू की फारसी लिपि है और जापानी की कांजी लिपि है। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि उर्दू की लिपि फारसी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। याद रखिएगा, केवल एक यही लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, बाकी सारी लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। तो ये थी लिपि। अब बढ़ते हैं साहित्य की ओर। बच्चों, किसी भी भाषा में लिखित ज्ञान का संचित भंडार साहित्य कहलाता है। साहित्य में किसी देश अथवा जाति के विचार लिखित रूप में संचित होते हैं। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। गद्य साहित्य में हम अपनी बात कहानी, निबंध, नाटक आदि के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि पद्य साहित्य में हम अपनी बात कविता के रूप में प्रकट करते हैं। संस्मरण, कहानी, उपन्यास, एकांकी आदि गद्य साहित्य के उदाहरण हैं तथा गीत, कविता, गज़ल, पद, दोहे, चौपाई, छंद ये सब पद्य साहित्य के उदाहरण हैं। अब जानेंगे हम व्याकरण के विषय में। तो बच्चों, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा लिखित हो अथवा मौखिक, उसमें होने वाली त्रुटियों यानी कि गलतियों का पता लगाने के लिए तथा उसे शुद्ध रूप में बोलने अथवा लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान परम आवश्यक है। व्याकरण के नियमों से ही भाषा का शुद्ध ज्ञान होता है। जैसे कि सामने चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। अशुद्ध वाक्य हमारे सामने, जैसे पापा अखबार पढ़े हैं, अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या हो रहा है? इसका शुद्ध रूप होगा पापा अखबार पढ़ रहे हैं। ये अशुद्ध रूप है क्योंकि इसमें सही क्रिया का प्रयोग होना चाहिए था।
तथा इसके शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। और शुद्ध रूप हमने पढ़ा उसके बाद कि पापा अखबार पढ़ रहे हैं, ये शुद्ध रूप है। आइए इसमें याद रखने वाली बात ध्यान लें कि भाषा पहले प्रयोग में आती है, फिर उसे शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण तैयार किया जाता है। यानी कि भाषा सबसे पहले आई है, उसके बाद उसका शुद्ध रूप बनाने के लिए व्याकरण आया। व्याकरण की परिभाषा को जान लेते हैं। बच्चों, भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब जान लेते हैं हम व्याकरण के विभाग। तो बच्चों, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। आइए एक एक करके पढ़ लेते हैं इसे। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के रूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें बोलने और लिखने की विधि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इस विभाग के अंदर हम वर्णों का ज्ञान जानते हैं। उसके बाद बारी आती है शब्द विचार की। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति, बनावट आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि सबसे पहले हम वर्णों को जान लेते हैं, फिर वर्णों के बाद हम शब्दों की रचना करना जानते हैं। तीसरा आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों की रचना, भेद, वाक्यों का विग्रह, विराम चिन्हों के प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। और शब्द जानने के बाद हम वाक्य आसानी से बना लेते हैं और इसमें हम उनके रचना, भेद, ये सब जानकारी लेते हैं। आइए आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों को बोलकर एवं लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों व विचारों को सुनकर एवं पढ़कर समझता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर अपने मन के भाव एवं विचार प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर अपने मन के भाव एवं विचार प्रकट किए जाते हैं तथा पढ़कर समझे जाते हैं, लिखित भाषा कहलाता है। किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। भाषा के शुद्ध रूप और उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। तो बच्चों, ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने भाषा और व्याकरण के विषय में जाना। हमने जाना साहित्य क्या है, बोली क्या है, लिपि क्या है, उपसाहित्य क्या है। इनके विषय में हमने इस पाठ के जरिए जाना। उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसका लगातार अभ्यास कीजिए, कोई मुश्किल नहीं आएगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।